हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रिसेसिव एपिस्टासिस। आपको पता है, अगर हम बात करते हैं बच्चों एपिस्टासिस की, तो व्हाट इज एपिस्टासिस? इसमें क्या होता है, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। सपोज मैं अगर आपके सामने दो जीन्स के नाम लिखूं, तो अगर आपको मैंने ये कहा हमारे पास में एक ए जीन है और ये जीन क्या कर रहा है, तो ये बी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ए जीन जो रहता है, जो कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन कंट्रोल होता है उस जीन को हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। सो अगर हम बात करते हैं एपिस्टासिस की, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। डोमिनेंट एपिस्टासिस है, रिसेसिव एपिस्टासिस है, डुप्लीकेट डोमिनेंट, डुप्लीकेट रिसेसिव है। ऐसे इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं। उनमें से हम आज एक टाइप की बात करने वाले हैं, जो है बच्चों रिसेसिव एपिस्टासिस। ठीक है, रेशियो यहाँ पे चेंज होता है। इन सबको हम पढ़ते हैं अंडर दी एक्स्ट्रा मेंडेलियन इनहेरिटेंस, बिकॉज मेंडल ने जब बात किया था, मेंडल ने कहा था कि भाई हमारा जो रेशियो है, द रेशियो इज ऑलवेज 9:3:3:1। ये बात थी, मेंडल ने कहा था कि अगर हम एक डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करें तो ये रेशियो आएगा, अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हो तो रेशियो हमारा आता है बच्चों उस केस में 3:1। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोटाइपिक रेशियो हियर। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं बच्चों रिसेसिव एपिस्टासिस की, इफ वी टॉक अबाउट दिस रिसेसिव एपिस्टासिस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर रहा है, मास्क कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, आप जो चाहो वो उसको बोल सकते हो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे रिसेसिव अलील ये काम करने वाला है। हमेशा हम क्या बोलते हैं, हमेशा हम ये बोलते हैं कि डोमिनेंट के पास कंट्रोल होता है, डोमिनेंट ये करवाएगा, डोमिनेंट वो करवाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से रिसेसिव अलील काम करने वाला है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैम, हर बार तो हम बोलते हैं कि भाई अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन है तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, वो रिसेसिव को इनहिबिट कर देगा। ये कौन सा उल्टा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यहाँ पे हमारा एक रिसेसिव अलील है, वो डोमिनेंट के एक्सप्रेशन को स्टॉप करने वाला है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा है आपको, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन। एक जो कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन कंट्रोल होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। सिंस दिस इज रिसेसिव एपिस्टासिस, तो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर हम बोलते हैं बच्चों हमारे पास अगर ए जीन है, इसके तीन अलग अलग जीनोटाइपिक फॉर्म्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अगर मैं बी की बात करती हूँ तो अगेन वी कैन हैव दिस होमोजाइगस डोमिनेंट, वी कैन हैव हेट्रोजाइगस एंड वी कैन हैव होमोजाइगस रिसेसिव। क्योंकि ये रिसेसिव एपिस्टासिस है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा एक रिसेसिव अलील जो है वो सारा कंट्रोल परफॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या होगा, तो जो रिसेसिव अलील है वो करवा सकता है बच्चों ये अलग अलग टाइप्स के इनहिबिशन। ओके, सो इन दिस वी विल डिस्कस दिस ओनली। एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग इसके अंदर क्या चीज होने वाली है। सो व्हाट इज रिसेसिव एपिस्टासिस? इट इज an interaction in which epistatic gene is present in its recessive homozygous form. As I have mentioned, जो किस फॉर्म में रहेगा, तो वो homozygous recessive फॉर्म में रहेगा, और अगर वो उसके homozygous recessive फॉर्म में है, in that case only वो सप्रेस कर सकता है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को। ठीक है, when present in its dominant condition it can help the other gene। अरे भाई ये तो उल्टा हो रहा है, अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में आएगा तो दूसरी की हेल्प करेगा। ओके, इफ इट इज इन इट्स डोमिनेंट अलील अगर प्रेजेंट है जीनोटाइप में, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे हेट्रोजाइगोट हो, तो वो तो हेल्प करेगा। बट अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है तो उस केस में वो हेल्प नहीं करता है, उस केस में वो इनहिबिशन करता है। इसी को हम बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस। ठीक, एग्जाम्पल इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो होता है आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक सवाल है मेरा आप सबके लिए, विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। डोनर बता दो, एक्सेप्टर भी बता दो। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ये दो चीज़ आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। सो आई जस्ट चेक कि भाई किस किस ने ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ से समझा है।
ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं बच्चों ब्लड ग्रुप्स की, तो ब्लड ग्रुप में आपको पता है ये हमारे पास 4 मेजर टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ। इसमें आएगा फिर आपका RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, एंड दैट RH क्यों आता है, ठीक है, RH क्यों आता है, क्योंकि उसमें हमारे एक RH फैक्टर, रिसर्च फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट रहता है। नाउ हमारे बॉडी में होता ये है कि जो हम बोलते हैं ना ब्लड ग्रुप है, क्यों है ब्लड ग्रुप, क्योंकि हमारे आरबीसीज के ऊपर में कुछ शुगर्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इमेजिन दिस थिंग, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर में अलग अलग शुगर्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन सा शुगर है, क्या शुगर है, किस टाइप का है, वो शुगर बताता है, ठीक है। दैट शुगर विल टेल कि भाई उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ठीक है। सो एक पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है ये किस पे से पता चलता है, तो ये उसके ऊपर कौन कौन से एंटीजेंस है उस पे से हमको चीज पता चलती है। नाउ वी हैव 2 इंपॉर्टेंट जीन्स। हमारे पास में एक H जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है बच्चों, तो हमारे पास में एक H जीन प्रेजेंट रहता है, और जो ये H जीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है वहां पे एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, ठीक। तो H जीन से हमारे एंजाइम्स कोड होते हैं, और वो एंजाइम कोड होने से क्या होता है, तो हमारे आरबीसी के ऊपर में एक बेसिक फ्रेमवर्क बनता है। उसके बाद में जब हमारा ये बेसिक फ्रेमवर्क बन जाएगा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में हमारा एक फिर आई जीन एक्सप्रेस होगा, उसके बाद में फिर आई जीन जो है ये भी एक्सप्रेस होता है, उसके भी एंजाइम्स बनते हैं, और ये आई जीन फिर क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे अलग अलग शुगर्स ऐड करेंगे, एंड दैट शुगर विल डिसाइड कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। फ्यूकोज ऐड किया है, फ्रुक्टोज है, एन एसिटिल गैलेक्टोजामीन है, कौन कौन से शुगर्स ऐड किए हैं उसके हिसाब से पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड होगा। तो क्या आप इस बात को मानते हो कि हमारा आई जीन कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, या मैं और स्पेसिफाई करूं, हमारा आई जीन कब अपना कैरेक्टरिस्टिक शो कर पाएगा, जब हमारा H जीन एक्सप्रेस होगा। अगर H जीन एक्सप्रेस होगा तो बेसिक फ्रेमवर्क बनेगा और हमारा आई जीन भी काम कर पाएगा। बट व्हाट इफ अगर कंडीशन सपोज हमारी कैपिटल H है, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर, हाँ जी, अगर सपोज कंडीशन कैपिटल H है तो इस बार तो आपका कैपिटल H एक्सप्रेस जरूर होगा। अगर कंडीशन कैपिटल H स्मॉल h है तो भी हमारा H एक्सप्रेस हो पाएगा। बट अगर सपोज कंडीशन हमारी स्मॉल h है तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा ये H एक्सप्रेस ही नहीं होगा। अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो क्या, एंजाइम नहीं बनेगा। भाई अगर हमारा एंजाइम नहीं बना तो क्या हो जाएगा, एंजाइम नहीं बनेगा बच्चों, तो हमारा ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है ये भी नहीं बन पाएगा। अगर बेसिक फ्रेमवर्क नहीं बना तो फिर क्या, तो आई जीन का जो काम था, जो ब्लड ग्रुप बनाता था, वो भी नहीं अपना काम इफेक्ट, अपना जो भी इफेक्ट है, जो एक्सप्रेशन है वो शो नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है हमारा रिसेसिव एपिस्टासिस। अगर सपोज हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, इफ सपोज हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन क्या कर सकता है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो ये हमारे आई जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है कि आई जीन का एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, ये हमारे उस H पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। इन केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टासिस क्या होता है, अगर कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव रहती है तो वो एक दूसरे जीन को अपना काम नहीं करने देगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे H जो है, अगर स्मॉल h कंडीशन है तो उस केस में अगर IA, IO, IB कोई भी बने वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रिसेसिव एपिस्टासिस कंडीशन, ठीक है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर कैपिटल H कंडीशन रहता है तो हमारा ट्रांसफरेज काम करेगा, हमारा बेसिक फ्रेमवर्क भी बनेगा, उसके ऊपर में हमारे अलग अलग शुगर्स ऐड हो पाएंगे और हमारा एंटीजन जो है वो डिसाइड हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं सपोज इफ स्मॉल h प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा फ्रेमवर्क नहीं बनेगा। अगर फ्रेमवर्क नहीं बनेगा तो हमारा वहाँ पे बेसिक कुछ ऐड ही नहीं हो पाएगा शुगर। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम इसको बोल सकते हैं कि आपके जो ये कैपिटल H एंड स्मॉल h
जो हमारे अलील्स है दे आर रिसेसिवली एपिस्टैटिक अगेंस्ट ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी जो है ये आपके हाइपोस्टैटिक जीन्स है, वो क्यों को कंट्रोल हो रहे हैं। और यहाँ पे जो H है वो हमारा एक एपिस्टैटिक जीन है बिकॉज ये यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और जिन इंडिविजुअल्स के पास में स्मॉल h कंडीशन रहती है उनको हम बोलते हैं दैट दे आर दी बॉम्बे फिनोटाइप। क्यों? बिकॉज उनकी बॉडी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ध्यान रखना है, इवन अ ओ नेगेटिव पर्सन, अगर कोई पर्सन ओ नेगेटिव है उसके पास में RH नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके पास में बेसिक फ्रेमवर्क तो होते हैं, दे एटलीस्ट हैव दी फ्रेमवर्क, बट इनके पास में बेसिक फ्रेमवर्क भी प्रेजेंट नहीं रहता है। तो दैट इज वाई इनको हम बोलते हैं बॉम्बे एलील बोला जाता है। एक और सवाल मुझे याद आ रहा है, आप लोगों को मुझे बताना है कि व्हाट इज गोल्डन ब्लड ग्रुप, क्या यही है या कुछ और है। और डेफिनेटली एक चीज चेक करना कि बॉम्बे फिनोटाइप वाले हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने % लोग हैं जो बॉम्बे फिनोटाइप शो करते हैं। क्या क्या बताना है आपको मुझे, तो आपको मुझे एक चीज़ बतानी है कि भाई कितने % इंडिविजुअल्स है जिनके पास में ये स्मॉल एच कंडीशन है जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। गोल्डन ब्लड क्या होता है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिसेसिव एपिस्टासिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव अलील ऑफ वन जीन इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। जैसे यहाँ पे स्मॉल h क्या कर रहा है, तो वो I के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके रेशियो की, जो बहुत ज़रूरी होता है समझना, अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे स्मॉल सी कंडीशन रहता है वहाँ पे देयर इज नो पिगमेंटेशन। जहाँ पे भी स्मॉल सी कंडीशन रहेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे हमको पिगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई पिगमेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ओके, if suppose the condition is small c, in that case we cannot see any pigmentation। तो अगर आप ये पूरा बॉक्स देखोगे तो बॉक्स में को क्या दिख रहा है कि जहां जहां पे स्मॉल सी प्रेजेंट है वो सारे के सारे हमारे व्हाइट माइस बनते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो ब्लैक है, ब्राउन है, कोई भी पिगमेंटेशन है वो नहीं होने देंगे। सो इन माइस के अंदर में जो कोट कलर रहता है वो भी हमारा एक तरीके से रिसेसिव एपिस्टासिस से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो आपको रेशियो क्या मिलेगा यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक द रेशियो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्राउन कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं और व्हाइट कलर के हैं। मेंडल के क्रॉस में याद है आपको एंड में 4 फिनोटाइप्स मिलते थे, यहाँ पे एंड में हमको सिर्फ 3 फिनोटाइप मिल रहा है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे नंबर्स की, तो आप देख सकते हो ब्राउन वाले जो है वो मुझे 9 दिख रहे हैं, ब्लैक कितने हैं तो 1 2 एंड 3 है, और व्हाइट कितने हैं तो 1 2 3 4 है। सो द रेशियो, इनिशियल रेशियो क्या रहता है, अगर हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल रेशियो की, मेंडल का जो नॉर्मल रेशियो आता है दैट रेशियो इज 9:3:3:1, बट इन दिस केस द रेशियो हैज चेंज टू 9:3:4, ठीक है। सो ये एल्बिनो माइस जो विदाउट पिगमेंट है ये क्या हो गया है, तो ये अभी सिर्फ 4 ही बचे हुए हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर रिसेसिव एपिस्टासिस। बॉम्बे फिनोटाइप याद रखना है और आपको ये माउस के बारे में भी याद रखना है। So I hope this concept is clear to you everyone, and do pin in the comment box कि next आप क्या पढ़ना है मुझसे। Definitely I'll try to help you all. So all the very best, study well। आपके कोई भी queries, कोई भी doubt है, यहाँ से कोई भी सवाल है, put in the comment box। उसके अलावा जो मैंने questions पूछे हैं उसका भी आंसर देना है। See you all very soon. Till then, take care, bye bye, great day and a very happy learning।